बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की काश्त का सीज़न तकरीबन हम सबको मालूम है शुरू हो चुका है। गंदम को वक्त पे काश्त करना, इसे कीड़े से बचाना, खेत में मुनासिब मिकदार में बीज डालना, बीज को किस तरह से खेत में डाला जाए और पेस्टिसाइड किस तरह हो, फिर ये जो सारी इनपुट्स हैं इस पे क्या इंसेंटिव दिए जाएं फार्मर को ताकि वो इनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। इसके अलावा कितना पानी लगाना है, कितने पानी लगाने हैं, कितने पानी नहीं ये सारी वो मालूमात हैं जो एक वक्त में बड़ी सफल हुआ करती थी और फार्मर को पता होती थी। आजकल इनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हमारा वो नुकसान हो रहा है जो हमारी फूड सिक्योरिटी के सारे पैराडाइम को जेपरडाइज कर देता है। इसलिए ये फील हमने किया कि आजकल जो कि गंदम की बुआई का सीज़न अब शुरू हो रहा है, एक प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली इस पे किया जाए। एज यूजुअल हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी। डॉक्टर साहब, आपका अपना भी तो फैसलाबाद का एक्सपीरियंस है काफ़ी इस बारे में, ये एग्रीकल्चर और वीट के बारे में, लेकिन ये जो सारा सिनेरियो हमने अभी बात की है इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पिछले 2 सालों से गंदम का और आटे का क्राइसिस देख रहा है। कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। गो के अब इम्पोर्टेड वीट आने के बाद थोड़ा सा उसमें को नज़र आया है कि गंदम की कीमत जो है उसमें कुछ कमी आई है। असल चीज़ ये है कि ये कमी और ये जो कीमतों में जो इजाफा है ये शुरू कहाँ से होता है? ये वहाँ से शुरू होता है जब हम एक टारगेट अपने लिए रख लेते हैं कि जिस साल हमें इतनी गंदम चाहिए, और फिर वो जब टारगेट पूरा नहीं होता महंगा हो जाता है। तो वो जाहिर है जब डिमांड सप्लाई मैच नहीं करेगी तो गंदम महंगी हो जाएगी। तो थोड़ा सा हमें पहले तो ये शुरू करना है कि वो जो टारगेट रखा जाता है उस टारगेट की बेसिस क्या है, और वो जो प्रोडक्शन आती है उस प्रोडक्शन की बेसिस क्या है, वो जो नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। गेस्टिमेट है जो हमारा पैदावार का नंबर है, पैदावार का नंबर या तो वो महकमा माल जो है उसके कागजात से पता चलता है कि कितने रकबे पे गंदम की काश्त होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि एक रकबा जो कि ज़्यादा ज़रखेज़ है, एक रकबा जो कि कम ज़रखेज़ है, एक रकबे में ज़्यादा पानी अवेलेबल है, एक में कम है, तो आप एवरेज लगा के शायद उस तरीके से नहीं बता सकते कि गंदम की ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो कितनी होगी। इसी तरह से कंजम्पशन टारगेट जो है, कंजम्पशन टारगेट उसमें हम अफ़गानिस्तान को जो हमारी ऐड नहीं करते, जो बराह रास्त जा रही होती है एक्सपोर्ट होके या इनफॉर्मली जा रही होती है, उसको उस तरीके से हम कैटर फॉर नहीं कर रहे होते। तो जो हम स्टार्ट होता है सीज़न का, तो स्टार्ट ही हमारे जो नंबर्स हैं तो उनको करेक्ट होने की ज़रूरत है, और यहाँ पे शायद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बाकी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि गंदम में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्लांट में वो सीड्स है, और हमें मालूम है कि ख़ास हम उसको कपास के क्राइसिस की बात करें कि कपास का हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, या गंदम के क्राइसिस की बात करें, तो उसमें एक मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो ये है कि हमारी सीड वैरायटीज़ जो हैं वो अब स्टेल हो गई हैं, और उनसे अब आप डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं हासिल कर पा रहे। पाकिस्तान में जो गंदम के सीड को इस वक्त मेजर चैलेंज का सामना है वो रस्ट जो कि एक बीमारी होती है उसका सामना है कि उसको एक फंगस लग जाती है जिसकी वजह से कि वो सारा उसका सिटा जो है वो काला हो जाता है, वो पौधा जो है वो आपको डिज़ायर्ड एवरेज जर्मिनेट हो जाता है। डिज़ायर्ड एवरेज मुख्तलिफ स्टेजेस पे रस्ट की बीमारी जो है वो लग रही होती है। तो इसमें कोशिश की इस दफ़ा जो वीट के पब्लिक सेक्टर में जो मुख्तलिफ इदारे इसको डील करते हैं, तो उन्होंने अप्रैल में पिछले साल कोशिश की थी कि वीट की कुछ वैरायटीज़ को डी लिस्ट करवा दिया जाए कि वो अगले साल सोइंग सीज़न पे अवेलेबल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गैलेक्सी एक वैरायटी है, एक अनाज वैरायटी है, पाकिस्तान 2013 एक वैरायटी है। तो कुछ ऐसी वैरायटीज़ थी जो कि इनका ख्याल था कि इनको डी लिस्ट करवा दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हैं इसके लिए, रेस्ट के लिए। लेकिन अब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो ये आता है कि अक्सर जो आपकी सीड कंपनीज़ हैं या एग्रोकेमिकल्स हैं वो साथ में फंजीसाइड भी सेल कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं कुछ वैरायटीज़ को इसलिए डी लिस्ट करवा दूँ कि उन पर फंगस लगती है, तो फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपना फंजीसाइड भी तो बेचना है। तो अगर वो उसको अपना फंजीसाइड बेचना है तो उसकी तो ये कोशिश होगी कि ये वैरायटीज़ रहें, तो वो डी लिस्ट नहीं हो सकी। अभी जो फार्मर हजरात जो काश्त करने जा रहे हैं इस वक्त, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कुछ रिकमेंडेड वैरायटी हैं उसमें अकबर है, जिंकोल है, उसमें आप फ़ख्र बकर है, और
इस तरह की कुछ वैरायटीज़ है जो कि वो कहते हैं कि बेहतर है ये रस्ट रेजिस्टेंट है। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि सीड स्पेशली ये जो रस्ट रेजिस्टेंट सीड है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल, इसकी शॉर्टेज है। अच्छा, क्या इंपोर्ट करने पड़ेंगे? नहीं, ये अब तो बहुत लेट हो गया। अब तो आपके सोइंग जो है वो ऑलरेडी लेट हो रही है, तो अब इम्पोर्ट नहीं। तो जो ज़्यादा सीड लग रहा होगा वो अगेन रस्ट रेजिस्टेंट होगा। जो फार्मर तो उसके लिए फंजीसाइड इस्तेमाल कर लेगा, शायद उसकी फसल बच जाए, वरना अगले साल दोबारा से रस्ट की वजह से नुकसान होगा। ये नुकसान होगा। ये कितना नुकसान होता है? तकरीबन 5-10% तो होता होगा। ये आपके ओवरऑल लॉसेस अगर सारे मिला के देखें प्रोडक्टिविटी, तो उसका एक सिंपल रूल ऑफ थंब है कि हम ये देख लें कि आपके जब वाघा बॉर्डर क्रॉस होता है तो वहाँ कितनी है? तो वहाँ पे इंडियन पंजाब में एवरेज जो आपकी यील्ड आ रही है वो क्या है? यानी हम चाइना का मुकाबला तो नहीं कर सकते। वो तो डबल होती है कई दफ़ा। तो बस फिर यही नुकसान है ना, यही सारे फैक्टर्स हैं। तो ये एक तो ये सीड का फैक्टर आ गया। दूसरा जो है इस वक्त फर्टिलाइज़र का है। फर्टिलाइज़र में जब हुकूमत जो थी वो डायरेक्ट सब्सिडी देती थी फर्टिलाइज़र प्लांट्स को गैस की शक्ल में, गैस के टैरिफ में, तो वो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर को चला जाता था। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र बैग्स में कुछ कूपन जो हैं वो डाल दिए जाए, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस को भी चेक करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फर्टिलाइज़र किस वक्त कितनी डाली जाए और किस ज़मीन को किस तरह की फर्टिलाइज़र चाहिए। ये ऐसे ही जैसे हम मल्टीविटामिन की बात करते हैं। अब हो सकता है कि मुझे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, आपको जिंक डेफिशिएंसी है, और मैं जिंक खाता रहूँ और आप विटामिन डी खाते रहें, तो नुकसान फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा होगा। तो फर्टिलाइज़र के लिए भी जब तक सॉइल टेस्टिंग जो है उसको आम नहीं बनाया जाता और उस सॉइल टेस्टिंग के हवाले से देखा जाए कि सॉइल में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और वो वाली फर्टिलाइज़र कितनी ऑप्टिमम डोज में चाहिए, तब तक उसका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। और अक्सर हमारे जो मेजॉरिटी फार्मर्स हैं उन बेचारों के लिए तो फर्टिलाइज़र ये होता है कि कुव्वत ख़रीद पर डिपेंड करता है कि अगर तो उनके पास पैसे हैं यूरिया के लिए तो उन्होंने यूरिया ले ली, डीएपी के लिए है तो डीएपी ले ली, उधार पे यूरिया मिल रही है तो वो डाल दी, डीएपी मिल रही है तो वो डाल दी, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसने बहुत ज़्यादा डाल दी कि अच्छा जी शायद ज़्यादा। तो ये अगेन जब तक आप इसको एक साइंटिफिक बेसिस पे नहीं लेके आएंगे तब तक फर्टिलाइज़र की बात नहीं बनेगी, इससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये एक ज़माने में तो फार्मर, मुझे अपने चाइल्डहुड से वैसे ही याद है कि बड़ा सफल होता था इन मालूमात के बारे में, देखिए एक्सटेंशन या बेहतर काम ताहिर मालूमात आज भी फार्मर के पास है। फार्मर के पास जो लिक्विडिटी है, जो कैश अवेलेबिलिटी है जिससे वो अपने इनपुट खरीदेगा, वो प्रॉब्लम आता है ना कि उसने चावल या कपास की फसल के बाद गंदम पे आना है। अब हमने देख लिया कि कपास का तो ऑलरेडी 30% के करीब हमने अपने टारगेट जो है वो मिस किया है। चावल की फसल भी मार्केट में आते आते बिकते बिकते तब तक सोइंग जो है पूरी हो चुकी होगी। तो किसान बेचारा जो है वो तो हमारा उधार पे इनपुट ले रहा होता है। और यही वजह है कि जो मुख्तलिफ सब्सिडीज़ हैं उनका इम्पैक्ट किसान तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको तो शायद मिल जाएगा। अगर मैं कैश पे लेने जा रहा हूँ, कोई वीडिसाइड कैश पे इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र लेने जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे वो जो एक सब्सिडाइज रेट है या एक कंट्रोल रेट है अवेलेबल हो। लेकिन अगर मैं उसे कहता हूँ कि मैं 4 महीने बाद पैसे दूंगा, तो फिर डीलर की मर्जी है कि डीलर मुझसे कितने % उस पर मार्कअप चार्ज करता है। तो ये चीज़ें जो है ये किसान की जो है सारी इकोनॉमिक्स उसको डिस्टर्ब भी करती है और उसको अफेक्ट भी कर रही है। ये तो एक बात रही जो हमारे सोशल सारे मसाइल थे। जो साइंस जो आजकल कह रही है वो क्लाइमेट चेंज का कितना है, वो मैं आपसे बात कर रहा था पहले कि जो क्रॉप है उसे डिले करना चाहिए, बट एक्सपर्ट तो कुछ और बता रहे हैं। ये वीट की क्रॉप को बाकी तमाम क्रॉप्स की तरह एक राइपनिंग साइकिल चाहिए। तो अगर आप डिले करके उसकी राइपनिंग जो है वो साइकिल उसका पूरा नहीं होगा। जितना आप डिले करेंगे एकदम से सब्ज रह जाएगी, एकदम से टेम्परेचर जो है जब वो बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि सिटा जो है वो पूरी तरह उसमें दाना पूरा मेच्योर हुए बगैर उसकी अर्ली मेच्योरिटी आ जाएगी। अर्ली मेच्योरिटी आती है तो आपको जो गंदम का प्लांट है वो तो ब्राउन कलर का नज़र आएगा, लेकिन उस पर आप वो वेट पूरा नहीं होगा। हाँ, वो नहीं ले पाएंगे। तो इसको एक पूरा मेच्योरिटी साइकिल चाहिए। अब सिर्फ करना ये चाहिए, आजकल चूँकि टेम्परेचर जो है पिछले साल की निस्बत थोड़ा ज़्यादा रात को लो हो जाता है, दिन के टाइम भी टेम्परेचर स्मॉग की वजह से
हमारे पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में थोड़ा कम है। तो एक तो किसानों को ये करना चाहिए कि जो अपना शरह बीज है पर एकड़ वो थोड़ा सा ज़्यादा डालें। अव्वल तो वो ड्रिल के ज़रिए बीज की काश्त करें, अच्छी ड्रिल के ज़रिए, लेकिन अगर वो जनरल ड्रिल के ज़रिए भी काश्त कर रहे हैं तो उनको जो रेट है बीज का वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए ताकि जो जर्मिनेशन रेट है वो बेहतर ले सके, टिलरिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो अगर छठा फेंक रहे हैं जैसे रवाज है हमारे, अव्वल तो उसको करना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, लेकिन अगर मजबूरन आपको करना पड़ रहा है तो उसके लिए तो कम से कम 60 kg पर एकड़ से ऊपर जो है वो बीज डालना पड़ेगा, वरना जर्मिनेशन बहुत लो होगी। उसके बाद उसकी इरिगेशन आ जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पानी लगाने के बाद तकरीबन कोई महीना 1.5 महीने का, कुछ 40 दिन का वक्फा देना चाहिए। और इसको गंदम को सिर्फ 3 पानी चाहिए होते हैं, तो ये भी नहीं कि आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लड कर दें पहला पानी इरिगेशन से। जी, पहला पानी तो आपको जब आपने सोइंग कर दी तो उसके 15-20 रोज़ के बाद आपको पहला पानी लगाना होता है, लेकिन उसके बाद वतर के बाद का कहते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर आपको तो अगला पानी जो है वो थोड़ा उसमें गैप देना चाहिए। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आप वीडिसाइड्स जो है उनका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, वीट की फसल में जो एक और मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो फंगस से बच जाती है तो वो वीड्स का है कि वीड्स जो हैं वो आती हैं और जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ना सिर्फ उस पौधे की जो नरिशमेंट पे असरअंदाज हो रही होती हैं, वो उसकी ज़मीन से जो उसको ग़िज़ाइयत चाहिए उससे भी कम्पीट कर रही होती हैं। तो उसके लिए वीडिसाइड जो है ब्रॉड लीव जो वीड्स आती हैं उनको तो आप वीडिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। अब वीडिसाइड की शरह क्या होगी, कब इस्तेमाल करना होगा, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी ज़माने में बहुत आम होती थी। इसकी मालूमात अब मेरा ख्याल है कि हमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मॉडल पे जाना चाहिए। हमने देखा कि कपास के सिलसिले में तो जो एक एक्सटेंशन थी उसमें जो एग्रोकेमिकल कंपनीज थी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन को। ये जो क्रॉप्स हैं वीट और राइस, इस पे भी प्राइवेट सेक्टर को शायद उतना ही खुल के आगे आना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है एक्सटेंशन के लिए उसको इस वक्त बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वो सारी मालूमात जो कि हम किसी ज़माने में जीटी रोड पे जाते हुए सड़क के किनारे पे लिखी हुई हमें नज़र आती थी, वो सारी मालूमात इस वक्त आपके पास व्हाट्सएप में, फेसबुक में होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे होनी चाहिए, ताकि हमारे जो किसान बहन भाई हैं वो फ़ायदा उठा सके। फ़ायदा उठा ये सके। बताएं कि वो महकमा होता था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और एक्सटेंशन में वो महकमे अब हैं क्या? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का इससे साथ लिंक नहीं था। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जिसको ज़राअत तौसी का महकमा कहते थे, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन हैवीली अंडर स्टाफ्ड और अंडर रिसोर्स्ड है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अब ज़ाहिर है अगर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन जो है जिसके पास तकरीबन पूरी तहसील को उसने जाके देखना है, तो अगर उसके पास रिसोर्सेज उस तरह के नहीं हैं तो फिर इस वक्त बेहतर चीज़ ये है कि सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल बनाया जाए। बिल्कुल जो हमारे वीट ग्रोइंग एरियाज़ है वहाँ पे 3G 4G की पेनिट्रेशन है, वहाँ पे लोगों के पास ट्रेंड है स्मार्टफोन यूज़ का। तो ये एक हमारे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है जिसको मदद से हम अपने जो एग्रीकल्चर सिस्टम है शायद उसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। वक्त की शॉर्टेज है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी में सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो गंदम लगाने की है, क्योंकि हमारा स्टेपल फूड है। तो आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इस पर फिर बात करेंगे, इसके कुछ और पहलू भी हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।